चैप्टर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, तो बताएं। प्लाज्मा ना, ब्लड, दूसरा हार्ट, तीसरा ब्लड वेसल। वेरी गुड। तीन कंपोनेंट आपको मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन होते हैं। उसमें सबसे पहला मैंने कौन सा सिस्टम बताया था आपको? ब्लड। क्या बताया था? ब्लड। ब्लड को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आपका होता है प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा अगर बोला जाए प्लाज्मा में क्या है, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट है, तो इसमें 90 to 92% वाटर एंड क्या है, प्रोटीन्स है। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? तीन मेजर प्रोटीन। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, थियोब्यूमिन, फिब्रिनोजेन। पहला है आपका एल्ब्यूमिन, दूसरा है आपका ग्लोबुलिन और तीसरा क्या है? एक फॉर्म्ड एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया है तीन कैटेगरीज में। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। एल्ब्यूमिन का वर्क बताइए कहाँ होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। कहाँ पर? ऑस्मोटिक बैलेंस। एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। मीनिंग क्या होगा इसका? ब्लड की विस्कोसिटी। और सिंपल लैंग्वेज बोले तो हमारे बॉडी का सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट है। पूरी बॉडी में सेल के अंदर और सेल के बाहर जो सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन का एक बैलेंस बना हुआ है, उस बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक। ग्लोबुलिन हमारा कहाँ पर करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में। और फिब्रिनोजन आपका ब्लड क्लॉटिंग। वेरी गुड। आरबीसी का एक और नाम था, बताइए क्या नाम था? आरबीसी का आरबीसी का इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का और इरिथ्रोसाइट का मेन वर्क क्या है? अगर आपसे पूछा जाए दो मेन वर्क बताइए। इरिथ्रोसाइट का मेन वर्क क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस कौन सी? O2 एंड CO। ल्यूकोसाइट हमारी बॉडी में मेनली डिफेंस मैकेनिज्म, या बोले तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने के रोल प्ले कर रहा है। ठीक, ये हमारे अंदर डिफेंस का वर्क कर रहा है। थ्रोम्बोसाइट हमारा कहाँ वर्क करता है? ब्लड में। कहाँ पर? ब्लड। फिर आरबीसी की मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताया थे, आपको याद रखना चाहिए। आरबीसी का अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। कलर इसका कैसा है? रेड। कलर इसका है रेड। क्यों रेड है? ड्यू टू एक पिगमेंट है जिसका नाम क्या है? पिगमेंट जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अगर आपसे कोई अमाउंट पूछे ब्लड में कितना होता है? 12 to 16 ग्राम पर 100 ml। हीमोग्लोबिन अगर आपसे कोई
पूछेगी हीमोग्लोबिन एक बार में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर रहा है, तो आप बताएंगे एक बार में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, 4। कितने? 4। इसके अलावा आरबीसी कौन सा वर्क कर रही थी? न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर रही थी। फिर आरबीसी में एक मेटल होता है, कौन सा मेटल होता है? Fe, आयरन प्रेजेंट होता है। इसीलिए आपके अंदर जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर क्या कहता है? पालक खाओ। क्यों? पालक के अंदर क्या प्रेजेंट है? आयरन। एक खून की कमी पर आयरन की गोली दी जा रही है, क्यों? क्योंकि आयरन प्रेजेंट है आपकी आरबीसी के अंदर। आरबीसी का शेप अगर आपसे कोई पूछे तो आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का मीनिंग है कि ये देखिए दोनों साइड से ये धंसा हुआ है। ठीक, कैसा शेप है ये? बाइकॉन्केव। अब इससे इसको हेल्प क्या मिलेगी? मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स है, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है अगर, तो इस छोटी सी पतली सी ब्लड वेसल्स में जाने में इसको तकलीफ होगी। अगर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, आप पतली सी चीज में इसको डालने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। पर अगर ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है तो होगा क्या बेटा? ये बीच से ऐसे बेंड हो सकता है और बेंड होकर अंदर जा सकता है। जैसे सुई में धागा डालते हैं, सुई में धागा डालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर से थोड़ा सा उसको फूक लगा के सही किया और एक तो बाइकॉन्केव शेप से इसको क्या बेनिफिट हुआ है कि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर आरबीसी लैक न्यूक्लियस, यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मेजर आरबीसी में न्यूक्लियस? क्योंकि आरबीसी को ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो अगर उसके अंदर न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल पाए जाएंगे तो होगा क्या बेटा कि बाकी चीजों के लिए जगह वहां पर नहीं बचेगी। तो बाकी चीजों के लिए जगह बची रहे तो उसके अंदर से न्यूक्लियस हटा दिया गया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर न्यूक्लियस हटा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया, तो आरबीसी सर्वाइव कैसे कर रही है? तो आरबीसी ऐसे सर्वाइव कर रही है कि जब वो इनिशियल फेज में रहती है आरबीसी, तो आरबीसी इनिशियल फेज में क्या करती है? जितना भी उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है 120 दिन के लिए, उतना एनर्जी अपने लिए बना लेगी। उसके बाद उसके अंदर के सारे ऑर्गन धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएंगे। तो आरबीसी आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कंपोनेंट आपका क्या है? डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मैंने बताया था आपको, डब्ल्यूबीसी को हम प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2। साइट एंड ए ग्रैन्यूलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको स्टेन कर रहे हैं, इसकी स्टेनिंग कर रहे हैं, स्टेनिंग का मतलब अगर आप इसमें कलर डाल रहे हैं, एक विशेष प्रकार का कलर डाल रहे हैं, स्पेशल कलर डाल रहे हैं, तो होगा क्या कि इसमें छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट में ऐसा ग्रैन्यूल्स आपको नहीं मिलेगा। कितना क्लियर? आगे बढ़े। तुम्हारे कॉन्सेप्ट पुराने वाले हिल गए आरबीसी पे, तुमने काफी गलती की बताने में। एक बार तो पार्ट का मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। जहां पर आपको प्रॉब्लम आए, जिस भी जगह पर, उस जगह पर आप मुझे रोकने बताएंगे। पार्ट के जो पार्ट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो अलग-अलग पार्ट है उसका उसको ब्रीफली अंदर थोड़ा याद करना जरूरी है कि ऊपर पूरा एक्चुअली हार्ट के जो पार्ट हैं, अगर आप एनाटॉमी को ध्यान से समझ लें एक बार, तो हर एक पार्ट के आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं अपने आप। जैसे एट्रिया के पार्ट, एट्रिया के बारे में अगर आपको लिखना है तो हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? द वॉल ऑफ एट्रिया कैसी है? थिन है या थिक? थिन है। ठीक। दूसरा क्या लिख सकते हैं? एट्रिया की जो मिडिल लेयर है वो एज कंपेयर टू वेंट्रिकल से थिन है या थिक है? ठीक। एट्रिया का जो साइज है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल छोटा है या बड़ा? छोटा है। ठीक। तो आप इसी तरह से जैसे उसके 4-5 पॉइंट आपने केवल डायग्राम से समझ लिए तो आप उसको थ्योरी में लिख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं। बायोलॉजी ये जान लीजिए कि रटने का सब्जेक्ट ही नहीं, अगर रटने के उसमें जाओगे तो गलती करोगे। तो मैंने क्या बताया? डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट,
अच्छा यहाँ पर कहीं के होता है कहीं पर सी होता है, मैंने बताया था, ठीक, ये ध्यान रखना। इसका लाइफ स्पान अगर कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान क्या होता है, तो लाइफ स्पान वेरी करता है इसका, हर एक सेल का लाइफ स्पान अलग होता है, पर ऑन एन एवरेज 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन। ऐसा क्यों, कितना कम लाइफ स्पान क्यों है इसका, दिमाग में आना चाहिए कितना कम लाइफ स्पान क्यों, क्योंकि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहा है, और डिफेंस मैकेनिज्म में डेली आपके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, पैथोजन के अटैक हो रहे हैं, तो उनसे डब्ल्यूबीसी को लड़ना पड़ेगा, और लड़ने में मौत भी होगी, तो ये खत्म हो जाता है इसी वजह से, ठीक। डब्ल्यूबीसी की मैंने 2 कैटेगरी अभी आपको बताइए आप। एंड ए ग्रैनुलो पहली कैटेगरी ग्रैनुलोसाइट की बात करें तो वहां पर हम 2 सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, मेनली 3 सेल के बारे में पढ़ते हैं, बताएं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल्स। बताइए इनमें से सबसे ज्यादा नंबर में कौन सी सेल की? न्यूट्रोफिल। लगभग 65% सेल आपकी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। सबसे लीस्ट नंबर के सेल, सबसे लीस्ट 1 to 2% नंबर होता है आपका बेसोफिल का। न्यूट्रोफिल आपके वर्क क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। मीनिंग, मान लीजिए कि एक ये सेल है आपकी बॉडी और एक ये फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो ये जाएगी, इसके चारों तरफ एक प्रोजेक्शन बनाएगी और फिर इस पूरे पार्टिकल को धीरे धीरे इनगल्फ कर लेगी, फिर अंदर ये पार्टिकल खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हैं? फैगोसाइटोसिस। बेसोफिल मेनली 3 कंपोनेंट आपके रिलीज करती है, आपको ध्यान रखना होगा। एक होता है हिस्टामिन, क्या होता है? दूसरा होता है सेरोटोनिन और हिपैरिन। हिपैरिन का वर्क उस दिन आपको मैंने बताया था, ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, एक एंटीकोगुलेंट होता है। हिपैरिन क्या होता है? एक एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक। तो ये 3 केमिकल कहां से रिलीज हो रहा है आपके? बेसोफिल से। इओसिनोफिल का वर्क मैंने उस दिन बताया था, कि एलर्जिक रिस्पांस में, कहां पर? एलर्जिक रिस्पांस में। एलर्जिक रिस्पांस में कौन रोल प्ले करेगा? इओसिनोफिल। क्लियर? आगे बढ़ें। क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, हाँ, वो अलग प्रोसेस है, वो क्लॉटिंग का प्रोसेस अलग से पढ़ाया जाएगा। वो अभी जब मैं डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा उससे पहले क्लॉटिंग पढ़ाऊंगा। अभी कुछ टॉपिक आपके बाकी रह गए, मैंने बताया, तो वो धीरे धीरे कराएंगे। फिर आपके ए ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन से थे? मोनोसाइट्स और दूसरा लिम्फोसाइट। वर्क बताइए। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों फैगोसाइटोटिक सेल होती हैं, दोनों क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस करती हैं। ये भी फैगोसाइटोसिस का ही वर्क करती है। पर आपसे अगर पूछा जाए सेल में कौन सी सेल बड़ी है, ठीक, लिम्फोसाइट कहां वर्क करती है? ये लिम्फ में हमारे प्रेजेंट होती है और हमारे इम्यून रिस्पांस में, हमारी इम्यूनिटी रिस्पांस में ये ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का डायग्राम बनाना आता है सबको? बनाना आता है? ट्रिक समझ लो। हार्ट का डायग्राम बनाते समय, तो मेरी भी हार्ट उतनी अच्छी है नहीं, बट काम चलाओ सीख सकते हो। एक ये पाइप बना लो, ठीक, कितना बना लिया? इस पाइप को यहां से आप
लेकर जाएंगे और सेम इसके लेवल पर, जितना ये इसका लेवल है उतने ही लेवल पर आप यहाँ तक लेकर आए। फिर यहाँ से आपने थोड़ा सा कर्व ऐसे किया, ये करने के बाद आप ठीक, इसको आपको सीधे ऐसे ही लेके आना, ठीक। और इस लाइन को लाते यहाँ से मिला देना, कितना बना लेंगे आसानी से। अब इस लाइन के इस साइड से आप लीजिए थोड़ा सा, कहां पर फिनिश करेंगे, इस टिप पर, ठीक। अब यहां पर आप 3 जगह पर थोड़ा थोड़ा रब कर लीजिए, ठीक। रब करने के बाद आप यहां से 3 पाइप निकालिए, एक यहां से निकल गई आपकी, एक यहां से निकल गई और एक आपकी यहां से निकल गई। ठीक, यहां पर आप साफ करिए थोड़ा, ठीक। यहां से एक मोटी पाइप लाइए और उसको टी शेप में लाना, यहां तक लेकर आइए, पर पूरा यहां तक आपको मिलाना नहीं है, यहां तक आप लेकर आए, इस लाइन को हल्का सा छोटा रखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा, ठीक, नीचे, ठीक। यहां पर ले जाने के बाद आप ठीक। अब ये यहां से ले जाकर के आपको टी कवर करना है, दिखाना है कि ये टी की इधर वाली वेसल्स यहाँ पर निकली थी, इस जगह पर। जैसे आपने ये देखा, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, ऊपर निकालिए, मिल गई, यहाँ से थोड़ा थोड़ा रब करिए, एक रेफरेंस यहाँ से निकाल दीजिए, एक यहाँ से निकाल दीजिए, फिर यहाँ पर एक और रेफरेंस नीचे, ठीक। इस जगह से लाइन लीजिए और इसको लेकर जाना, पूरा मिलाना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसको ब्रॉड रखेंगे, नीचे ले जाते हुए नैरो कर देंगे, तो यहाँ से ठीक। अब इस जगह पर आप क्या कर लेंगे, वॉल बना लेंगे अपने, काम चलो, फिगर बन गया। बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने बताने के साथ साथ आपको बनाया है तो आपको कम समय लगा, ठीक। अब आपको लेवलिंग ध्यान रखिए, सबसे पहले आप एट्रियम और वेंट्रिकल की लेवलिंग कर ले सबसे पहले, और इसमें गलती नहीं करनी है लेफ्ट राइट में, ठीक। जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो आपको लेवलिंग किस अकॉर्डिंग करनी है, ये पोर्शन आपका क्या होगा, लेफ्ट, और ये वाला राइट, ठीक। ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है राइट एट्रियम, और ये आपका राइट ठीक। सबसे पहले आपने किसकी लेवलिंग करनी है, एट्रियम और वेंट्रिकल की, फिर
आप एरोटा की लेवलिंग करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, आपको समझ में आ रही है। ठीक, एरोटा की लेवलिंग करने के बाद आपने वॉल्व की लेवलिंग कर लेंगे। एक घर वाला वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये आपका होता है बाइकस्पिड वॉल्व। एक और नाम मैंने बताया है, मिट्रल वॉल्व। फिर यहां पर दो वॉल्व होंगे आपके, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। इनको आप क्या लिखेंगे? सेमी लूनर। क्या बोलेंगे? सेमी लूनर। ये भी क्या है आपका? सेमी लूनर। अब मेन काम करना है आपको, आर्टरी और वेन्स की लेवलिंग करनी है। इसमें गलती कर दी आप, ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हैं? गलती कर सकते हैं। तो गलती ना हो इसके लिए आप देखेंगे कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल से जो आपने पाइप जोड़ा है, इसको देखते हुए जाइए जहां पर है, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? फिर ये वाली पाइप जो थी, ये क्या थी? एरोटा थी। फिर यहां पर जो आपकी ब्लड लेकर के आ रही है, कहां पर ब्लड लेकर आ रही है? लेफ्ट एट्रियम में। इसको आप क्या नाम देंगे? इससे आपकी ब्लड की एंट्री होगी यहां पर। ठीक, इतना कर लिया। ऊपर से बॉडी से जो ब्लड लेकर आ रही है, इसको आपने क्या बोला? सुपीरियर वेना कावा। और नीचे से जो लेकर आ रही है, इंफीरियर वेना कावा। दोनों जहां पर खुल रही है ओपनिंग, वो क्या है आपका? राइट एट्रियम। चाहे वो इंफीरियर वेना कावा हो, चाहे वो सुपीरियर हो, दोनों आकर ओपनिंग खुलती कहां पर? राइट एट्रियम में। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? सुपीरियर और इसको इंफीरियर। कोई दिक्कत? और ज्यादा आप लेवलिंग करना चाहते हैं, इसमें और भी कुछ एडिशनल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नोडल टिश्यू के लेवलिंग कर दीजिए। यहाँ पर कौन सा नोड होगा आपका? एसए नोड। कौन सा? एसए नोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक और पेस मेकर ऑफ द हार्ट। यहां से एसए नोड की लाइनिंग जा रही है, एसए नोड की सप्लाई जा रही है, एक और नोडल टिश्यू भी पाया जा रहा है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? एवी नोड। क्या बोल रहे हैं? एवी नोड। एवी नोड आपका यहां पर एवी बंडल से मिलते हुए ये बीच से जाएगा, जिसको बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ हिस। और फिर ये जो वायरिंग आपकी है, दोनों साइड डिवाइड हो जाएगी, और इस वायरिंग को आप क्या बोल देंगे? पुर्किंजे फाइबर। क्या बोल देंगे? पुर्किंजे फाइबर। और भी ज्यादा लेवलिंग करना चाहते हैं तो आप पेरिकार्डियम की कर देंगे। यहाँ पर जो आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अच्छा, अब आप बोल रहे थे कि सर जब हार्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हर चीज के बारे में लिखना जरूरी है क्या? ना, आपने एक बार डायग्राम बना लिया, अब आप हेडिंग वाइज लिखेंगे आंसर। पहला एट्रियम, तो हार्ट के पास कितने एट्रियम है? तो उनकी वॉल कैसी है? थिन है और मीजोडर्म से बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक, हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना है। किसका बना है? कार्डियक मसल से, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं है। हार्ट अपने आप लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता रहता है। ठीक, अब आप यहाँ पर केवल लेवलिंग देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर आप किसी की
क्वेश्चन में 15 हेडिंग डाल करके आंसर लिख दे रहे हैं तो कोई लॉन्ग आंसर बन जाएगा भैया। रटने की जरूरत है इसमें। हाँ? अगर आप केवल इस हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए आ गया और आपने केवल डायग्राम के साथ ही 15 हेडिंग के साथ 2-2 लाइन लिख दी तो वो लॉन्ग आंसर बन जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं कि सर याद कैसे होगा, याद तो अपने आप हो जाएगा, बस दिमाग में। ठीक, सेकंड कंपोनेंट आपको पता चल गया हार्ट है, पहला ब्लड है, तीसरा कौन सा कंपोनेंट था? ब्लड वेसल्स। कौन सा था? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बेटा 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरी। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और तीसरी क्या है? कैपिलरीज। समझिए, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेन्स हो, दोनों टाइप की ब्लड वेसल्स में आपके कुछ लेयर्स पाए जाएंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 2 सर्कल बना लेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, 2 सर्कल में क्या करेंगे? एक सर्कल में जो ये इनर सर्कल है इसको छोटा रखेंगे और दूसरे वाले में इनर सर्कल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। यहां पर मैंने तो आपको एक चीज और बताना है, जो ये वाला सर्कल आप बनाएंगे इसमें इनर सर्कल आप बड़ा रखेंगे, इसका साइज ओवरऑल आप छोटा रखेंगे और इसका साइज ओवरऑल आप बड़ा रखेंगे। ठीक, तो इसको बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर एक आउटर सर्कल दिएगा और यहाँ पर आपने एक तीसरी लाइन ले ली। हर एक ब्लड वेसल्स में कितनी लेयर है? 3। कौन कौन सी? सबसे आउटर लेयर, अच्छा ब्लड वेसल्स की लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। तो बाहर वाली लेयर है, एक्सटर्नल में है, तो सबसे आउटर लेयर को क्या बोल सकते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोल सकते हैं? ट्यूनिका। ठीक, ये मिडिल में लेयर है, मिडिल में लेयर है, तो मिडिल को हम क्या बोल सकते हैं? ट्यूनिका मीडिया। क्या बोल सकते हैं? ट्यूनिका मीडिया। ये इंटरनल में है, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना। अब समझिए, यहां पर आप देख रहे हैं जो इनर सर्कल को मैंने क्या किया है? छोटा किया है और इसका इनर सर्कल क्या किया है? बड़ा किया है। जो आर्टरी हमारी होती है, इस नैरो स्पेस को आप बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन। आर्टरी का ओवरऑल साइज तो बड़ा होता है पर इसका जो ल्यूमेन है एज कंपेयर टू वेन्स वो छोटा होता है। यहां पर साइज बड़ा है तो इस वजह से कैपिलरी की तुलना में आपको लगेगा ल्यूमेन तो बराबर है, पर इसकी जो वॉल है, आउटर वॉल है, इसका साइज थिक होता है। कैसा होता है? थिक होता है। जबकि हमारी जो वेन्स होती हैं इनके वॉल का साइज जो है थिन है, इनकी वॉल का साइज थिन है। ठीक, तो ये आप यहां लेवलिंग को मैच कर लीजिए। इसको क्या बोला आपने? ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस वाली को, और इसको ट्यूनिका इंटरना। जो इनर लेयर होती है बेटा, यहां पर इसको हम एंडोथेलियम के नाम से भी जानते हैं, और जो मिडिल लेयर होती है यहाँ पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आपसे कोई पूछे, उन पर ज्यादा हमारा कंट्रोल नहीं होता है। स्मूथ मसल पर हमारे ब्रेन का बहुत, मतलब हमारा अगर खुद चाह लें कि हम स्मूथ मसल की एक्टिविटी को रोक लें तो आसानी से रोक नहीं पाएंगे। एक इनवॉलेंट्री होती है, मैं सब जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज बताना चाहता था। तो आप क्या समझ गए कि यहाँ पर क्या है? मसल्स हैं। अंदर वाली लेयर को आपने क्या बोल दिया? एंडोथेलियम। अब आप डिफरेंस क्या लिखेंगे अगर इसमें? तो एज कंपेयर टू वेन्स, आर्टरी का ल्यूमेन नैरो है या ब्रॉड है? नैरो है। बट यहां पर क्या होता है? प्रेशर हाई होता है, प्रेशर
हाई होता है, ओवरऑल साइज इसका बड़ा है, बट इसका आउटर जो लेयर है ये काफी थिक है। तो इसी वजह से आर्टरी जो हमारी होती है लगता है कि वो काफी चौड़ी है, बट उसका ल्यूमेन छोटा होता है। एक और रीजन है, आर्टरी में हाई प्रेशर में चीज बह रही है। अगर कोई हाई प्रेशर को आपको यूज करना है तो आप कमजोर पाइप लेंगे या मजबूत पाइप लेंगे? मजबूत पाइप लेंगे। तो मजबूत पाइप लेंगे तो आप आर्टरी का इस्तेमाल करेंगे या कैपिलरी उसका वेन्स का इस्तेमाल करेंगे? आर्टरी का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है या वेन्स में ज्यादा प्रेशर है? आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है। एक आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है। फिर मैं पूछूं जो आपकी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर बहुत प्रेशर से काम हो रहा है, वो ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में ऊपर होगी या नीचे की ओर, अंदर की ओर धसी होगी? थोड़ी नीचे होगी, ऊपर धसी। ऐसे जो आपको दिख रही है क्या है? वेन्स। आर्टरी क्या होती है? थोड़ी नीचे, मसल्स में एम्बेडेड होती। एक समझ में आ गया? ब्लड वेसल्स। अब कैपिलरीज में आप देखते हैं तो वहां पर मेनली मीडिया लेयर एब्सेंट होती है क्योंकि वो काफी थिन होती है। ठीक, क्लियर? ब्लड वेसल्स कितनी टाइप की होगी? आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। कौन सी लेयर पाई जा रही है? अगर आपको आर्टरी की कैरेक्टरिस्टिक बतानी हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक बताइए आर्टरी की। आर्टरी आपकी सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। सभी आर्टरी में हाई प्रेशर होता है, वेन्स में उसके कंपेयर टू लो प्रेशर होता है। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिकर होती है एज कंपेयर टू वेन्स। एक क्लियर? और तीनों में कॉमन होता है क्या? 3 लेयर। कौन सी 3 लेयर? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। क्लियर? आगे बढ़े। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या आपने बता दिया, 3 कंपोनेंट हो गए, ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट हो गया। अब इसका यूज क्या है? कैसे हम इस सारे सिस्टम को यूज कर रहे हैं? ठीक, तो आपको अब क्या पढ़ना है? सर्कुलेटरी पाथवे। क्या पढ़ना है? तो हमारे बॉडी में मेनली 2 टाइप के, या हम बोल सकते हैं एनिमल में 2 टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, या 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कितने टाइप में हम बोल सकते हैं? एक को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या है आपका? क्लोज्ड। पूछो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पूछो पूछो भाई, क्या डिफरेंस है? आप एक इंसेक्ट को लीजिए, इंसेक्ट पर ऐसे पिन मारिए, उसकी बॉडी का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक, आप अपने पिन मारिए, ठीक, आपकी बॉडी से थोड़ा बहुत ब्लड निकलेगा, बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं होगा। रीजन क्या है? जो हमारे इंसेक्ट होते हैं या लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी पूरी बॉडी में ब्लड भरा हुआ होता है और सारे ऑर्गन उसके अंदर फ्लोट किया करते हैं। ठीक, और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो सर्कुलेटरी सिस्टम जहां पर ब्लड वेसल्स पाई जाए, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज पाई जाए, तो पूरा क्लोज्ड नेटवर्क है। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे अंदर कौन सा सिस्टम है? वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? क्लियर? इसके बाद वाला कल रिवाइज करवाऊंगा। आज तक का पूरा क्लियर? कोई डाउट? इस टर्म में मेरा अब 1 दिन और पीरियड बचा है, कल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, A to Z सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पर जब आइए, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आइए आप, उसका मैं क्वेश्चन MCQ टेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताएंगे।